रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छे से गुजरा होगा और आप दिन भर की तैयारी कर चुके होंगे, सर्दी से जूझने की तैयारी कर चुके होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 16 दिसंबर है, तो सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे सफाकियत, उस बेरहमी की, इंसानी बेहुरमती के वाक़े की जो आज से 10 साल कबल फूलों के शहर पेशावर में पेश आया, जहां कई नन्ही कलियों को खिलने से पहले ही मसल दिया गया और वो स्कूल जहां तालीम को परवान चढ़ना था वहां खून की नदियां बहा दी गईं और 132 तलबा समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया गया। इस दिलखराश वाक़े ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया था, वहीं पूरी कौम को मुत्तहिद भी कर दिया था। इस आने का हर शहीद और गाजी पाकिस्तान का फ़ख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज के दिन के हवाले से पैगाम में कहा है कि दहशत गर्दों ने हमारे बच्चों और कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। दहशत गर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का इरादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में ये कहा कि पूरी कौम बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। आइए आज हम एक पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की तामीर के लिए अपने आज़म का इरादा करें। उधर पंजाब हुकूमत ने आज 16 दिसंबर को लाहौर में स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान किया है और इस्लामाबाद में भी आज तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला हुआ है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशंस जारी किए हैं और नोटिफिकेशंस के मुताबिक तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। ज़राए के मुताबिक सानेहा APS के शहीदों से इजहार यकजहती के लिए छुट्टी का ऐलान जो है वो किया गया है। तो जनाब एक बहुत बड़ा सानेहा था जिसे आज 10 साल होने के बावजूद अगर याद किया जाए तो रूह कांप उठती है और तकलीफ उसी तरह से दोबारा महसूस की जा सकती है उस दिन की जिस तरह से आज से 10 साल कबल हमने महसूस की थी। तो मैं ये छुट्टी तक ही इसको नहीं रखना चाहिए जो तकलीफ और तो हम ये देखते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई वजह बना के, कोई उज़र बनाकर छुट्टी ही दे दी जाती है। ये सानेहा जो है बहुत दिलखराश है और हम 10 सालों से इसकी अजियत बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ पुरअज़्म भी हैं कि आगे आने वाले सालों में ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या, ऐसा कोई वाक़या उससे नबरदाज़ माह पहले, वक्त से पहले होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये बात देखना ज़रूरी है कि कभी कोरोना की वजह से छुट्टियां आ जाती हैं, कभी कहीं धरना जारी होता है फिर छुट्टियां आ जाती हैं। तो छुट्टियां मसले का हल नहीं है। इस चीज़ को याद रखने के लिए ताकि हम दोबारा कभी ऐसे वाक़े का सामना ना करें और भी तरीके हैं, लेकिन बच्चों को छुट्टी दे देना एक ऐसा तरीका है जिसमें हमें चाहिए कि उनकी पढ़ाई का हर्ज ना किया जाए। अभी इसका हर्ज मुकम्मल करने के लिए उन्होंने हफ्ते को क्लासेस का आगाज़ किया था और अब ये पता चल रहा है कि पीर को छुट्टी आ गई। लेकिन चले खैर, हुकूमत बेहतर जानती है क्यों वो इक़दामात ऐसे कर रही है। वो ये भी कुछ खबरें हैं ज़राए के मुताबिक कि जिसमें हुकूमत को ये इक़दामात करने पड़े हैं। तो चलें अब एक अच्छी खबर की भी बात कर लेते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बात करते हैं जो कर दी गई है। वज़ारत ख़ज़ाना से जारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नई कीमत का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे बरकरार रखी गई है और डीजल 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया गया है। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता किया गया है। 161 रुपये 66 पैसे जो इसके नर्ख है वो मुकर्रर किए गए हैं। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान जो है वो होना है और शरह सूद में 2 से 3% की कमी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है और जैसे जैसे ऐलान होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। पहले 15% पर आ गई और अब 2 से 3 अगर मजीद नीचे आ गई तो फिर थोड़ा से वारे न्यारे हो जाएंगे कारोबारी अफराद के लिए। चलिए बड़ी खबर शामिल करते हैं। तो जी तहरीक इंसाफ के मुतालबात की मंजूरी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल आज से शुरू हो चुकी है। मगर इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इब्हाम का शिकार है कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो चलानी कैसे है और कहां से आगाज होगा, इस पर पार्टी में कोई क्लैरिटी नहीं है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि सिविल नाफरमानी समेत बानी PTI के हर फैसले पर वो अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है बानी PTI को रिहा किया जाए, मैंडेट वापस किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हर तहरीक में फ्रंट लाइन पर रहा है, जितनी बार निकला मेरे साथ पहले से ज्यादा लोग थे। की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, तो इंशाल्लाह करेंगे। पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट
उसके बाद जो तरमीमें की हैं इन्होंने गैर आईनी, ये हमारे कुछ आईनी हकूक हैं जो हम मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा हमारी तहरीक जारी है इंशाल्लाह। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी भी दे रहे हैं, आवाम भी दे रही है, हमारी पुलिस भी दे रही है, फोर्सेस भी दे रहे हैं, कंट्रोल हम कर लेंगे इसको। लेकिन फोकस जो हटा जब उस चीज़ से मुकम्मल तौर पर, तो बेसिक नुकसान उससे हुआ। अली अमीन गंडापुर पहले से ज़्यादा ताकत से आने का नारा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उधर तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोशा है। हुकूमत तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की ख्वाहिश को संजीदगी से नहीं ले रही है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ज़ारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आप जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन किया जाएगा। PTI फ़ौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फ़ौजी तनसीबात पर हमला होगा तो फ़ौज केस की पैरवी करेगी। आर्मी चीफ नेक नियति से मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। हर इदारे का एक दायरा कार है, कवानीन है, कवायद और ज़वाबित। लोगों को इस्तेमाल करते हैं, डंडे मरवाते हैं लोगों को, और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं और लोग जेल में सड़ते रहते हैं। 9 मई का भी ये हुआ, इनकी सारी लीडरशिप भाग गई वहां से। अगर आप सच्चे होते तो आपको लाशों की झूठी कहानी ना घड़नी पड़ती। आपका हर रहनुमा 12 से शुरू होकर 1200 लाशों पर ना जाता अगर आप सच्चे होते तो। अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? पुरअमन कॉल होती तो क्लाशनकोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, धमका कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सियासी तौर पे नाकाम हैं, आप इंतजामी तौर पे नाकाम हैं, आप सूबे के मामलात को संभालने में नाकाम हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि नहीं मालूम PTI से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से PTI की तरफ से बयानात आ रहे हैं, PTI वाले आपस में ही बयानबाजी कर रहे हैं। PTI के बयानात कुछ, बुशरा बीबी के कुछ और बहनों के कुछ और ही हैं। तो जनाब इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर लियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, सबसे पहले तो आज 16 दिसंबर है और 10 साल हो गए, लेकिन वो जो जख्म है वो हमारे अभी तक भरे नहीं। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जाहिर है जी कि वो 10 साल पहले जो सानिया हुआ और जिस कदर वो भयानक था, वो बंदा सोच के कांप जाता है। लेकिन इशू वही है कि 10 साल पहले अफगानिस्तान में हुकूमत कोई और थी और बाद में कुछ और आए, तालिबान आ गए और एक ख्याल हुआ कि शायद पॉलिसी बदलेगी। लेकिन तालिबान के आने के बाद भी जो TTP है वो तो उसी तरह काम कर रही है, बल्कि उनकी सरपरस्ती और ज्यादा हो चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर हर दहशतगर्दी की वारदात के पीछे उन्हीं का हाथ नजर आ रहा है। तो हमारे पॉलिसी साजों का भी यही है, मुतमईन नजर बात भी कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, लेकिन एक पायदार अमन के लिए ठोस बुनियादों पे बातचीत होनी चाहिए। तालिबान को एंगेज करना चाहिए। वहाँ चाइना, रशिया वो सब अपना असर दिखा रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे? यही हमारा सबसे बड़ा सवाल भी है कि आखिर तालिबान TTP की सरपरस्ती क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने इतने 40 लाख से ज्यादा अफगानियों की मेजबानी की है, आज तक भी कर रहे हैं महाजरीन की सूरत में, और पाकिस्तान ने हर तरह से उनका साथ दिया और तालिबान स्पेशली। लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं कर रहे तो हमारी पॉलिसी में बड़ी ठीक ठाक किस्म की तब्दीली की जरूरत है। तो आमिर साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिविल नाफरमानी के मामले को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कंफ्यूजन किस बात की है, और हुकूमत ने मुतालबात मानने से जो इनकार कर दिया है, आपको मंजरनामा क्या बनता दिखाई दे रहा है? ये दो तरह से है। देखें, जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो चूंकि इमरान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस की थी और फिर जेल में साफियों को कहा कि हाँ ये मेरा हतमी फैसला है और मेरी लीडरशिप को ये सब बातें माननी होगी। अली अमीन गंडापुर ने दोनों दिन जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो हम अमल करेंगे, लेकिन अभी सामने नहीं आई। बहुत सारे रहनुमाओं ने PTI के यही बात की थी कि ये काबिल अमल नहीं होगा, लिहाजा खान साहब से बात की जाए। लेकिन खान साहब से बात करे कौन, क्योंकि वहां उनके सामने तो कोई बंदा एक्चुअल सूरत हाल नहीं रखता। जबकि खान साहब को खुद पता है कि 2014 में जो उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी उसकी नाकामी की वजह क्या थी, उनको खुद पता था कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी, लेकिन उन्हें अपने घर में भी सिविल नाफरमानी को खत्म करना पड़ा और बिजली के बिल पे किए। और फिर लोगों ने भी जाहिर है कि किस तरह करेंगे। अब ये जो लोग, इनका पहला मरहला बताया जा रहा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से कह रहे हैं कि रेमिटेंसेज ना भेजी जाएं, तो ये भी चेक कर लें। बेशक पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो अपने
खानदान के लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हर महीने पैसे भेजते हैं। कोई हुकूमत पाकिस्तान का कोई रजाकाराना अकाउंट तो है नहीं कि जिसमें आप भेज रहे थे और मदद बंद हो जाएगी, या आप अपने कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मदद कर रहे होते हैं, सदका खैरात में कुछ इदारों को पैसे देते हैं, और कुछ लोग वो हैं जिनकी फैमिलियां हैं, इनके प्लॉट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर है। तो ये या प्रॉफिट्स जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करती है डॉलर अकाउंट्स में कि हम ज्यादा देंगे तो लोग और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देखना होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का गुस्सा कितना है। मुझे नहीं लगता कि किस कदर ये कामयाब हो सकेगी, बल्कि इमरान खान साहब को इसके ऊपर रजू ही करना पड़ेगा। अच्छा, सही है। और आमिर साहब, अगर हम ये मुज़ाकरात की बात, तो हुकूमत पहले हमने देखा मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देती नजर आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद भी मुतादिद मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी, मगर तहरीक इंसाफ ने उस वक्त संजीदगी नहीं दिखाई। अब तहरीक इंसाफ संजीदा है तो हुकूमत बात करती दिखाई नहीं दे रही। क्या लगता है आपको, क्या हुकूमत के पास अब तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ नहीं है, या कुछ और वजह है फिर? देखिए, पहले तहरीक इंसाफ इस पेशकश पे कहती थी चोर और डाकुओं से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 26 नवंबर के जिसमें लीडरशिप पहले निकल गई और लोगों को रास्ते में छोड़ गई और फिर लोग भी चले गए, उसके बाद एक पोजीशन में कमजोरी तो आई और गवर्नमेंट ने उसके नतीजे में, लेकिन होना यह चाहिए कि गवर्नमेंट बड़ी होती है, इसको इस तरह लेना नहीं चाहिए, अंगेज करना चाहिए पीटीआई को। किसी भी सूरत में किसी भी सियासी जमात के साथ हुकूमत को इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि अब ये कमजोर है हम बात नहीं करेंगे, ये गलत हो जाता है। लोगों की नुमाइंदगी वो भी करते हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, तो बैठ के हाँ प्री कंडीशंस ना हो, जैसे वो कह रहे हैं बैरिस्टर गौर के हमारे मुतालबात हैं, शराइत नहीं है, चले इसी तरह सही, लेकिन टेबल पे आना चाहिए, संजीदगी के साथ उसको अंगेज करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर आप तड़ियां लगाएं। ठीक है, बयानात पीटीआई भी देती है, गवर्नमेंट भी दे, लेकिन अगर उन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है तो जवाबन हुकूमत की तरफ से भी कमेटी सामने आनी चाहिए कि जी बैठ जाएं। लेकिन फिर गवर्नमेंट कह सकती है बैठने के बाद कि हमने उन्हें यही कहा है कि 9 मई के ऊपर आपको माफी मांगनी है, जो मुतालबा फौज ने भी किया हुआ है और पूरे पाकिस्तान का है कि आप लोगों ने कैसे पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पे हमला किया। उसके बाद आगे चले। इसके बाद ये चीज सामने नहीं आती कि हुकूमत तो पहले भी मुज़ाकरात का इनको कहती रही, तब इनका रवैया जो है बिल्कुल ऐसा था, ये बिल्कुल सीरियसली संजीदगी से नहीं ले रहे थे उनकी बातों को, और अब हुकूमत नहीं ले रही, तो क्या ये मुनासिब नहीं है, क्या ये फेयर नहीं है? नहीं, देखे ना, ये पाकिस्तान के आम आदमी का सवाल है, पाकिस्तान की बका का सवाल है कि यहाँ सियासी और इक्तिसादी इस्तेकाम हो, तो फिर जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। यहाँ टिट फॉर टैट इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पीटीआई ने बुरा किया, हमेशा करती आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं तो आप एक चांस देना, एक चांस अमन को भी देना चाहिए, एक चांस पाकिस्तान की सियासी इस्तेकाम को भी देना चाहिए, इक्तिसादी इस्तेकाम के लिए रास्ता हमवार करना चाहिए। उसमें हुकूमत को जब पीटीआई कह रही है डिले नहीं करना चाहिए। वैसे तो उन्होंने कल इसको फाइनल करना था, और मैं अगर सही सुन सका तो जब वो बात कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, तो शेख साहब जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, वो हल्की सी आवाज में कह रहे थे कि कल से हमारी तहरीक शुरू हो जाएगी सिविल नाफरमानी की, लेकिन उसको उन्होंने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि जाहिर है कि जब वो कह रहे हैं कि इमरान खान से बात होगी फिर वो अनाउंस करेंगे, तो अब खान साहब से जब लोगों की मुलाकात होगी वो बताएंगे कि हाँ जी आज से आप रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, या वो अगले मराहिल बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को बहरहाल बातचीत के ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए। सही है, लेकिन आमिर साहब, अली अमीन गंडापुर का आपने जिक्र किया, वो तो 1-2 दिन कबल भी यही बात ही करते दिखाई दिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोलियां लेकर आएंगे, और इस तरीके की बातें वो करते रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो खुद हुकूमत को उकसा रहे हैं ये गवर्नर राज वाले मामले के लिए, या फिर अपनी क्या इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं? क्योंकि एक सूबे के वजीर आला को हम बेशतर बार यही बात कर चुके हैं कि जेब नहीं देती हैं इस तरह की बातें फिर, और इस तरह की सिचुएशन में जब उनकी पार्टी हो। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर यही, लेकिन वो अपनी बहादुरी वो अपनी बहादुरी दिखाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो 3 दफा इस्लामाबाद से आके जा चुके हैं वर्करों को छोड़ के। तो अगर वो इस तरह की गपशप ना करे तो उनकी बात पे तवज्जो कोई नहीं देगा। वो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इन धमकियों को संजीदगी से ना लिया जाए। वो वफाकी हुकूमत का काम है कि उसका तमाम का बंदोबस्त करके रखे, उसका जवाब भी जानना चाहिए। लेकिन टॉक्स एक अलग चीज है,
तो उसमें भी तो अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया ना, उन्हें आके बैठना पड़ेगा ना इस्लामाबाद में। सर दोनों तरफ से एग्जाम महमूद अचकज़ई भी ये कहते हैं तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो मौखर कर दे, मुज़ाकरात की वो दावत दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक तहरीक इंसाफ का बयानिया है जो मुसलसल बरकरार रखे हुए हैं और बानी पीटीआई की जानिब से ही है कि वो इस जो पार्टीज जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हैं उनसे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी और पहली तरफ जो है मुज़ाकरात की दावत, तो ये खुला तज़ाद नहीं है? ये वही रवैया नहीं तहरीक इंसाफ का जो हमेशा से चलता आ रहा है कि एक जानिब वो बाहर आकर नारे लगाते हैं और अंदर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे होते हैं? कोई इसमें चंबा नहीं होगा कि इमरान खान महमूद अचकज़ई की बात मान लें या बिल्कुल रिजेक्ट कर दें। वो तो अडयाला में आज लोगों से मुलाकात होगी, पता चलेगा। लेकिन जो भी जी शोर इंसान है वो मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकता। वो चाहेगा कि रास्ता बने। तो महमूद खान अचकज़ई बड़े हार्डलाइनर है खुद भी, लेकिन बातचीत का रास्ता तो जमहूरियत का असल रास्ता है कि आप कुट्टी नहीं कर सकते, आपकी ख्वाहिश पे आपके मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर वो थोड़े से पीछे हटे हैं, हुकूमत को भी लचक दिखा के बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही है आमिर साहब, वही सिचुएशन है कि अगर हुकूमत की बात की जाए, जो पोजीशन है उसमें तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात वो भी करना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी भी काफ़ी हद तक नाराज़ी दिखाई दे रही है। मौलाना फजल रहमान के साथ एक नया महाज खोल लिया है और वो जो मदारिस बिल है उस पर फेटफ की तलवार लटकने का मामला है। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात आपको लगता है क्या दूर हो जाएंगे और इस वक्त जो गवर्नमेंट की पोजीशन है उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कल मुफ्ती तकी उस्मानी के पास तमाम मदारिस के उलमा इकराम की मीटिंग है और उन्होंने भी साइन किए हुए हैं जैसे कार्ड को गवर्नमेंट अब लेके आई है। लेकिन गवर्नमेंट की गलती यह है कि इन्होंने बिल क्यों पास किया? जब बिल पास किया था तो पैरा देना चाहिए था या बातचीत करनी चाहिए थी, एंगेज करना चाहिए था। ये जो अचानक सामने आया, और मैं ही वो स्टोरी लेके आया था कि जरदारी साहब ने तो लिख के इनकार कर दिया। आप कैसे कर सकते हैं अब इस बात को? तो बातचीत इधर भी हाली है और मौलाना बातचीत से पीछे नहीं हटते। अगर आप उनको एंगेज करेंगे वो एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे। उन्होंने हमेशा यही बात कहा है कि हम बातचीत करते हैं। ये रवैया इमरान खान का था कि वो बात नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बातचीत तय होने जा रही है इनके साथ भी। तो आपको सड़कों पर आते हुए नजर नहीं आ रहे वो? मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना गवर्नमेंट बेवकूफी करेगी कि सारे लोगों को जो आपके किसी भी इशू की वजह से मुखालफत कर रहे हैं उन्हें इकट्ठा कर दें। अच्छा, और इकट्ठा यानी कि फिर ये भी नहीं है कि जिस तरह से बैरिस्टर गौहर भी कह रहे थे कि वो मौलाना फजल रहमान का साथ देंगे बिल्कुल मदारिस बिल पर, तो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान आपको यकजा होकर हुकूमत को टफ टाइम देते भी दिखाई नहीं दे रहे? इसका मतलब नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां तय करेंगी। मैंने यही कहा है ना कि गवर्नमेंट क्या तय करेगी। गवर्नमेंट रास्ता अपनाएगी तो इकट्ठा कोई भी नहीं होगा और बातचीत से रास्ता बनेगा, क्योंकि मौलाना के साथ तो इन्हें बिल्कुल अलग से डील करना पड़ेगा। मौलाना ने कोई ये तो नहीं कहा मैं पीटीआई के साथ जा रहा हूँ। पीटीआई रास्ता ढूंढ रही है कि मौलाना को अपने साथ मिला ले। बिल्कुल, और उनके मिलने से कुछ फायदा जो होगा वो मौलाना को कम और पीटीआई को ज्यादा होगा। ये बताएं पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल रहेगी इस सारे सिलसिले में? कल भी कायरा साहब का इंटरव्यू में देख रहा था कि जो तय हुए मामला वो चाह रहे हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ही चले। पीपल्स पार्टी के इश्यूज हैं। फेडरल गवर्नमेंट में कुछ बोर्ड्स पे उनकी नुमाइंदगी आनी थी। पंजाब में वो ज्यादा सियासी नुमाइंदगी चाह रहे हैं, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रही। बस वो बातचीत चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त मुज़ाकरात तो चल रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से मुसलसल अपना बयानिया बनाने का तरीक़ाकार, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, तीसरी जानिब केपी के गवर्नर, और हम देख रहे हैं कि उनकी भी बयानबाजियां जारी हैं। तो जो सियासी माहौल है इस वक्त आपको कुछ हद तक ठंडा हुआ नजर आता है? कुछ हद तक ऐसा नजर आता है कि किसी जानिब ऊंट बैठ गया है किसी करवट, और अब जो अब किसी डगर पर आ गई है हमारी मईशत? क्योंकि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें भी देखें मुसलसल नीचे जा रही हैं, शरह सूद देखें मुसलसल नीचे जा रही हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि कुछ मईशत संभल रही है, हमारा मुल्क संभल रहा है? देखिए, वो अशारिये तो बेहतर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है कि आपकी सियासी तौर पर इस्तेकाम होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। गवर्नर केपी जो है ना, उनके और सीएम के तो जाती इख्तलाफ आता है, पॉलिटिकल नहीं है, वो ज्यादा है और वो महादराई जारी रहती है। वो तो आप देखें पंजाब के गवर्नर भी यही काम कर रहे हैं। पंजाब के गवर्नर जो हैं वो मरियम नवाज पे तनकीद करते हैं। पॉलिटिकली स्पेस लेने की बात है ये, और कुछ भी नहीं है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाएंगे। जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एपीएस सर्वाइवर से भी करवाएंगे, कहीं मत जाइएगा। आपका नो रैश डिसीजन क्या था? जब बेबी की बात हो तो नो जल्दबाजी। मैं पाउडर लगाती हूँ, मुख्तलिफ क्रीम्स एंड ऑयल्स इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं कुछ टाइम के लिए बेबी को डायपर फ्री कर देती हूँ, लेकिन फिर भी रैश का डर तो लगा रहता है।
पर मुझे नहीं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज के दिन की मुनासबत से एक बार फिर से हम बात करेंगे उस सफाकियत की, उस बेरहमी की और इंसानी बेहुरमती के वाक़े की जो आज से 10 साल कबल फूलों के शहर पेशावर में पेश आया था और जहाँ बहुत सारी नन्ही कलियों को खिलने से पहले ही मसल दिया गया। वो स्कूल जहाँ तालीम को परवान चढ़ना था, वहाँ खून की नदियाँ बहा दी गई थी और 132 तलबा समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया गया था। इस दिलखराश वाक़े ने पूरी कौम को भिंभोड़ कर रख दिया था और वहीं पूरी कौम को मुत्तहिद भी किया था और इस ताने का हर शहीद और गाजी पाकिस्तान का फ़ख्र है। इन्हीं गाजियों में से एक नौजवान अहमद नवाज हैं। वो अहमद नवाज जिन्होंने APS के साने में अपना एक भाई खोया, मगर उन्होंने इस कर्ब को गले नहीं लगाया बल्कि उसको शिकस्त दी और जिस तालीम को, जिसको दहशतगर्दों ने रोकने की उनको कोशिश की, उसी को अपना हथियार बनाया और दुनिया को साबित कर दिखाया कि मैं हिम्मत, बहादुरी और अज़्म की दास्तान हूँ। अहमद नवाज बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर रहे हैं और हाल ही में सानिया APS की मुतासरा तालिब इल्म अहमद नवाज को गैर मामूली खिदमत अंजाम देने पर बरतानवी बादशाह चार्ल्स की जानिब से ब्रिटिश एम्पायर मेडल से भी नवाजा गया। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि APS वाक़े को तकरीबन 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, बरतानिया शिफ्ट हुए, अपने तालीमी कैरियर के बारे में बताएं, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली और हिना आप दोनों का मुझे इनवाइट करने का एक्सप्रेसो पे। आज का जो 16 दिसंबर का दिन है तो ये एक बहुत अहम दिन है। 10 साल हो गए उस हादसे से जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन वाक़या था। हमने 100 से ज़्यादा अपने पाकिस्तान के जो शाइनिंग स्टार्स थे, जो मुस्तकबिल थे, उनको हमने खोया। मैंने अपने भाई हारिस नवाज को उस हादसे में खोया। इसके अलावा मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को उस हादसे में खोया और मैं खुद उस हादसे में ज़ख्मी हुआ। तो हमारे लिए तो एक ऐसा दिन है कि हम ज़िंदगी भर इस दिन को नहीं भूल सकते। हर साल जब ये दिन आता है तो हमारे दोस्तों की यादें, मेरे भाई की यादें, उस दिन के जो गम थे तो वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस हादसे से बाद जब 16 दिसंबर 2014 में ये वाक़या हुआ, मैं खुद भी उस हादसे में ज़ख्मी हुआ था और मुझे यहाँ पर बरतानिया लाया गया इलाज के लिए। इलाज के बाद मैंने यहाँ पर अपनी तालीम शुरू की। बहुत से मुश्किलात थे उस वक्त, इसलिए क्योंकि मुझे ना यहाँ की ज़ुबान आती थी, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जो है तो कल्चरल एक डिफरेंस होती है। जो लोग यहाँ पर, हम पाकिस्तान, हम अपना वतन छोड़ के आए, अपने लोग छोड़ के, हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे थी, तो एक बहुत मुश्किल वक्त था हमारे लिए। लोग तो ये कहते थे कि बस जाके अब्रॉड चले जाए बंदे वगैरह, लेकिन एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि इस तरह का एक वक्त हो बंदे पर, ऐसा वक्त आए कि अपना भाई वो खोए, पूरी फैमिली उसकी जो है तो ब्रोकन डाउन हो, उसके जो सारे दोस्त थे तो वो शहीद हो जाए, और फिर आके जो है ऐसे मुल्क में आए कि वहाँ पे उसको नाजुबान है, उसकी कस्टम समझना है, उसकी जो रिवाज है, रवायतें वगैरह समझना है, तो बहुत एक मुश्किल वक्त था। लेकिन उस हादसे से आगे आकर मेरा जो एक अज़म था, मेरा अज़म बहुत सख्त इस बात पे कि मैंने अभी कोशिश करना है कि ज़िंदगी भर में फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि मैं कोशिश करूँ ताकि दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं तो उनको मैं तालीम की फराहमी पे काम करूँ। इस तरह के हादसात में कोशिश करूँ कि दोबारा किसी भी बच्चे पर ना आए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में। तो मैंने 2015 में जब मैं आया UK में, तो मैंने अपने इलाज के साथ साथ अपनी तालीम भी शुरू की और उसके साथ साथ मैंने अपने एक कैंपेन स्टार्ट की कि मैं ऐसे काम करूं ताकि बच्चे जो दहशतगर्दी की वजह से रेफ्यूजी बने हैं, जिनसे तालीम ली गई है, जिनको बेघर किया गया है, तो उनके लिए मैं कुछ काम कर सकूं। तो पिछले 10 सालों में मैंने एक जद्दोजहद शुरू की। उस वाक़े के बाद से अपनी तालीमी फ्रंट पे मैंने एक स्कॉलरशिप हासिल की UK के सबसे बेहतरीन स्कूल में। उससे आगे आकर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अल्लाह के करम से दाखिला मिला, which was one of the biggest achievements for me। इसलिए क्योंकि इस तरह के हादसे से आकर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन तालीमी इदारे में हासिल हो, तो that's one of the biggest achievements of my life। बिल्कुल, नो डाउट अहमद। और जिस तरह से आपने कहा कि हिम्मत की ज़रूरत होती है, हिम्मत और अज़्म की तो आप मिसाल हैं। जिस तरीके से आपने अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, जिस तरह आप कह रहे थे कि दियारे गैर में जाकर फिर पढ़ना और उनके कल्चर के साथ एडजस्ट करना, उसके बाद जो काम आप कर रहे हैं इस तरह के बच्चों के लिए, वो भी जो है काबिल तारीफ़ हैं। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, आपको एडमिशन मिला, वहाँ पर स्कॉलरशिप मिली, उसके सदर भी आप बने। इन 10 सालों में मज़ीद कौन कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स आपको मिली हैं, कौन कौन से अवार्ड्स आपने हासिल किए, ये भी बताएँ।
जी बिल्कुल, ये 10 सालों की जो जद्दोजहद रही है तो एक बहुत फ्रूटफुल जद्दोजहद थी, इसलिए क्योंकि इस 10 सालों में जितने मैंने काम किए, जितनी मुझे अवार्डों से नवाजा गया, तो इसके लिए तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे जो वालिदैन ने उन्होंने जितनी दुआएं की है मेरे लिए, मेरे हमवतनों ने जितनी दुआएं की है मेरे लिए, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस दिन पे। और ये सारी ऑफ कोर्स मैं डेडिकेट करता हूँ जो उस हादसे में जितने शहीद हुए, जितने ज़ख्मी हुए, तो मैं उन सबको ये सारे जितने मुझे अवार्ड्स मिले तो उनको ही मैं डेडिकेट करता हूँ, इसलिए क्योंकि उनकी ये जो विदाउट देयर ब्लेसिंग ये कुछ भी नहीं होता। तो उस हादसे से आगे आकर जब मैंने अपनी जद्दोजहद शुरू की, मैंने इंटरनेशनली कैंपेन्स किए, मैंने यूनाइटेड नेशंस पे जाके जो है तो ये पाकिस्तानियों की स्ट्रगल्स भी हाईलाइट की, और दुनिया भर में जितने यूथ हैं, नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जद्दोजहद मैंने हाईलाइट की। उनके लिए मैंने एडवोकेसी की कि उनके लिए तालीमी जो है फैसिलिटीज़ है वो फराहम कर सके। हमने जाके लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पे हमने वहाँ पे एक स्कूल बनाया बच्चों के लिए जो रेफ्यूजीज़ थे, सीरिया से आए हुए थे, तो उनको दहशतगर्दी की वजह से उनको तालीम say they were devoid of education, तो उसके लिए हमने ऐसा किया कि उनके लिए हमने स्कूल बनाया। हमने जो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान है, जो कबायली इलाके हैं, उनमें हमने चंद बच्चों को हमने स्कॉलरशिप्स दी। इसके अलावा जो है तो आगे आकर हमने बहुत सी कैंपेनों के लिए फंडिंग की, जो ये जो रेफ्यूजीज़ हैं, इन जो महाजरीन हैं, उनके लिए फंडिंग इकट्ठा करें। इस प्रोसेस में मुझे ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदारत भी मिली, जो एक बहुत बड़ा रोल है दुनिया भर में। मैं बेनज़ीर भुट्टो के बाद पहला पाकिस्तानी रहा जिसको ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनाया गया। इसके अलावा मुझे जो अवार्डों से नवाजा गया वो थे, मुझे ऑनररी डॉक्टरेट मिले। इसके अलावा किंग चार्ल्स ने खुद मुझे ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाजा, जो दुनिया भर में और बरतानिया में एक बहुत आला तरीन अवार्ड है। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, एंड इट इज़ डेडिकेटेड ऑब्वियसली। आपको तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी उस हादसे में शहीद हुए, जिनकी फैमिलियां हैं, जो ज़ख्मी हुए, तो ये मैं उन सब को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, तो ये अवार्ड वो डिज़र्व करते हैं इस तरह के अवार्ड्स को। तो बहुत एक जद्दोजहद रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर यूके की, उन्होंने मुझे अवार्डों से नवाजा, दुनिया भर में अवार्डों से नवाजा, और ये जो है तो सिर्फ ये एक चीज़ रिप्रेजेंट करती है, ये सारे अवार्ड्स, और ये मेरी जो कैंपेन की सक्सेस है, और वो ये है कि पाकिस्तानी कौम की हिम्मत, रेजिलियंस और परसेवेरेंस। तो पाकिस्तान, दिस वाज टू हाईलाइट कि पाकिस्तानी जो नौजवान है, पाकिस्तानी जो कौम है, तो वो इस तरह के हादसात से पीछे नहीं हट सकते, उनको नहीं आप हटा सकते। और अगर ऐसे हादसात होंगे और अगर आप इफ़ यू विल ट्राई टू साइलेंस देम, तो वो और भी आगे आके ऐसे माइलस्टोन्स क्रॉस करेंगे कि सारे हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल अहमद, आप मुस्तैक हैं इन तमाम और अल्लाह आपके कार खैर में और बरकत डाले। आप जिस तरह से दीगर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी ग्रेजुएशन तो मुकम्मल हो गई है, इसके बाद तालीमी करियर को लेकर क्या इरादे हैं आपके, और आप जो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी तो मेरी ग्रेजुएशन अभी इस साल हो गई, तो अभी मैंने अपनी मास्टर्स की जो स्टडीज़ एज आई मेंशन मैंने शुरू की है लॉ में। उसके साथ साथ मेरा इरादा है कि अपनी कैंपेन जारी रखूं। अभी मुझे जॉर्जिया की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। जॉर्जियन प्रेसिडेंट के साथ मेरी इंटरव्यू हुई थी जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो उसको मैंने इनवाइट किया था जॉर्जियन प्रेसिडेंट को। वो आई थी, उनके साथ उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था कि आप जॉर्जिया आएँ और हमारे यूथ के साथ इंगेज हो। तो अभी उन्होंने जॉर्जिया की हुकूमत ने मुझे बुलाया था जॉर्जिया में, तो उसके लिए मैं जॉर्जिया गया। वहाँ पर मैंने यूथ के साथ इंगेजमेंट की। जॉर्जिया की जो यूथ है तो वो बहुत पीछे रह गई यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने स्पीचेस की। इसके अलावा दुनिया भर में अभी यूनाइटेड नेशंस में दोबारा इस साल इनवाइट किया गया है, तो वहाँ पर जाना है। इसके अलावा और बहुत सी ममालिक में कॉन्फ्रेंसेस है। तो मेरी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आगे जाते हुए भी पाकिस्तान का एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है वो करूं। बट इसके अलावा मोस्टली जो है तो दुनिया भर के जितने बच्चे हैं, दुनिया भर में जितने यूथ हैं, जो तालीम से उनको
डिप्राइव किया गया है, जिनको जो है तो जो बेघर हुए हैं एज अ रेफ्यूजीज़, तो उनके लिए मैं कुछ काम कर सकूं, उनके लिए मैं तालीमी इदारे बनाऊं, उनके लिए मैं तालीमी फैसिलिटीज़ फराहम कर सकूं। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं अपनी स्टडीज़ के साथ, ये फर्दर स्टडीज़ जो मास्टर्स मैंने शुरू की है लॉ में, तो लॉ की स्टडीज़ के साथ साथ मैं कोशिश करूं कि ये काम भी करूं, बिकॉज दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट इज़ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये सिर्फ it's not a side or an extracurricular, but it's जो हमारे लिए है, हमारी तरह लोग जो इस तरह के हादसात से गुजरे हुए हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से मैं अपने आप को मसरूफ़ रखूँगा और कोशिश होगी इंशाल्लाह कि और भी ज़्यादा एंगेजमेंट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तानी यूथ के साथ करूँ, क्योंकि पाकिस्तानी यूथ बहुत होपलेस हुए हैं और मेरी उम्मीद है और कोशिश है कि उनके लिए मैं और काम कर सकूं इंशाल्लाह आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। अहमद, वैसे आपने यूथ का जिक्र किया, तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, आप उनके लिए मोटिवेशन है, क्या मैसेज देंगे उन्हें? नहीं, पाकिस्तान के नौजवानों का और दुनिया भर के नौजवानों का तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए क्योंकि जितनी मोटिवेशन मुझे इनके सपोर्ट से मिली है, जितना ये मेरी इज्जत करते हैं, जितना ये मेरी सुनते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज ऑनर, इट्स एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम कि ये जो नौजवान है तो उन्हें मुझ पे यकीन है और वो मेरा पैगाम सुनते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एंड आई होप दैट आई कैन कंट्रीब्यूट मोर। और मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह कि इन नौजवानों के लिए मैं कुछ और भी कर सकूं। मेरी कोशिश होगी कि अल्लाह हमें और वक्त दे और प्लेटफॉर्म दे, ताकि हमारे इन नौजवानों को हम ये प्लेटफॉर्म फराहम कर सकें। इन नौजवानों के लिए मेरा पैगाम आप सब के लिए ये है कि इस तरह के हादसे से 10 साल हो गए। पाकिस्तान आज जो है तो वो पाकिस्तान नहीं है जो हमने इन्विजन किया था, जो हमारे कायद ने इन्विजन किया था, और ये वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे हम रहना चाहते हैं, जहाँ पे हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। अपना मुस्तकबिल हम इस पाकिस्तान में नहीं देख सकते। तो हम पर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो नौजवान हैं, तो हम ये ना सोचें कि हमारे लिए पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे लिए क़यादत ने क्या किया, हमारे लिए लोगों ने क्या किया। हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने हमवतनों के लिए क्या कर सकते हैं। और ये सबसे ज़रूरी सोच है कि हम अपनी सोच सेल्फिश ना करें, हमारी सोच जो है तो सेल्फलेस होनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे हमवतन जो हैं उन पर अगर सख्त वक्त गुजर रहा है, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को इस अंधेरे से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारी सारी फोकस इस बात पे होनी चाहिए। मेरी भी भरपूर कोशिश होगी इंशाल्लाह ओवर द नेक्स्ट ईयर्स के मैं और इंगेजमेंट करूँ, मैं और भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज करूँगा कि वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तानी यूथ के साथ इंगेज हों, उन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तानी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाए। लेकिन मेरी अपनी पाकिस्तानी क़यादत से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें, उन पे फोकस करें, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर आप अपने नौजवानों को निगलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर कोई भी नहीं है। तो यही मेरा पैगाम है नौजवानों को, पाकिस्तानी नौजवानों को, कि कीप योर हेड्स हाई एंड बी सेल्फलेस सोसाइटी के लिए। अहमद, आप अज़्म हौसले एक निशान है, एक मिसाल हैं और नौजवानों के लिए मशले राह हैं, और आप ही के दम से बहुत से नौजवान जो अभी तारीकियों में डूबे हुए हैं वो रोशनियों में वापस आ सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये जो हार्डशिप्स होती है ना, ये किसी भी कौम के लिए इनएविटेबल होती हैं, ये आनी होती है, आपने इससे पार जाना होता है, और अहमद जैसे नौजवान ही हैं जो हमें इसके पार ले जाएंगे। वेलकम बैक। शो को आगे बढ़ाते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे चैंपियन, जिन्होंने किर्गिस्तान में होने वाली 6ठी वर्ल्ड मैस रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। और ये मुकाबले 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक बिश्केक किर्गिस्तान में मुनक्किद हुए थे। आलमी सतह के खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करते हुए अली रजा ने गैर मामूली महारत और ताकत का मुजाहरा किया और रिवायती खेलों के आलमी मैदान में पाकिस्तान को नुमाया मकाम दिलाया है। मजीद उनकी जो इस अचीवमेंट के हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी हाँ, अली रजा हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रजा, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो बताएं, सिल्वर मेडल जीत कर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। मैंने पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ और मैंने मेडल सिल्वर हासिल किया है।
अच्छा अली, ये बताइएगा कि मैच रेसलिंग करने का कैसे सोचा आपने? बहुत सारे लोग तो इससे आशना ही नहीं। जी ये मैं ना बेसिकली वैसे फिटनेस के लिए जिम जाता था, तो उस्तादों ने मुझे ये गेम हो रही थी वहाँ और मैंने देखी और वहीं से शौक बना था। जबरदस्त। अच्छा, ये जो खास तौर पे ये जो आपने सिल्वर मेडल जीता है और ये जो मुकाबले थे 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक बिश्कीक में हुए, इसके हवाले से बताएं कैसा कंपटीशन आपको मिला और कितना चैलेंजिंग था इसमें पार्टिसिपेट करना? ये अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज जो है वो तो होते हैं, जो 35 मुल्क थे आप देख लें कि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है ना उनके साथ लड़ने की। और ये हमारा जो पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो वहाँ पार्टिसिपेट कर लें, यही बहुत अच्छा है। वो सिर्फ और उनसे लड़ना और उनसे मेडल लेके आना ये बहुत टफ मुकाबला होता है। तो हमारे पास कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, इसके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ ये हमारे दोस्त बाब हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। इस दफा मुझे स्पॉन्सर किया जी अकबर टवाना साहब ने, और हमारे जो हैं मोहम्मद असलम बुरहान साहब, ये उनकी तो राइट। चलें, ये तो ज़बरदस्त है कि आपके इतने अच्छे दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने इस तैयारी के लिए क्या किया? सिल्वर मेडल जीतना है, कमाल की बात है, आपने सिल्वर मेडल जीता है, तो कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं हम। सुबह टाइम करते हैं, दोपहर टाइम करते हैं और शाम टाइम करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या करते हैं अली रजा? इसके अलावा मैं गल्ला मंडी में मजदूरी करता हूँ, पलदारी की। अच्छा, तो फिर मैनेज कैसे कर लेते हैं, क्योंकि आपके दोनों काम बड़े मुश्किल हैं, तो ट्रेनिंग के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं? ट्रेनिंग के लिए बस ऐसी है, सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद ट्रेनिंग लगा के फिर काम पे चले जाते हैं, तो फिर शाम को आते हैं, फिर खाना वगैरह खा के फिर ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। तो अली आपको थकावट नहीं होती? दोनों काम में मुशक्कत है। देखिए ना, जब शौक होता है ना, शौक के आगे थकावट नहीं आती है। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि अपनी फैमिली को किस तरह से टाइम देते हैं? फैमिली को बस मैनेज करते हैं जैसे हमारे बात है। देखिए तो होता है ना अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी ट्रेनिंग है मैच रेसलिंग की, ये कितनी टफ है और क्या स्पेशल ट्रेनर्स हैं जिनके साथ आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और ट्रेनिंग का भी सारा जो एक्सपेंस है वो आप खुद ही बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोच हैं, उस्ताद हमारे राजा कदीर हैदर साहब, आज अंसर इकबाल साहब, वो हमें ये सिखाते हैं गेम मास रेसलिंग। वेट ट्रेनिंग होती है, इसमें रनिंग वगैरह होती है, ये सारा कुछ वो ही दस्ते हैं, करते हैं। अली आपका ताल्लुक किस इलाके से? भलवाल सरगोदा से। भलवाल सरगोदा, तो वहाँ पर सरगोदा तो वैसे भी वहाँ पर जो है रेसलिंग काफ़ी मशहूर है, तो क्या इसकी वजह से आप इस तरफ रागिब हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ जो सबसे अच्छे एथलीट है ना, जो मास रेसलिंग है, वो भलवाल सरगोदा में है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आगे भी मेरे से पहले जो मेरे सीनियर है, रोज़ेब शाह था, हसन मिनास है, आसम टाटरी है, ये जब भी जाते हैं इंशाल्लाह मेडलिस्ट हो गया। जबरदस्त। अच्छा अली, मुझे जरा बताएं के कोई खास दाव पेच होते हैं? जी कंटिन्यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ग्रिप खोलना होता है, मुस्लिम में ना दाएं, जैसे कबड्डी में दाव होते हैं, इसमें मास्टर्स में इसमें दाव है। अच्छा, जबरदस्त। तो आगे के क्या प्लान्स हैं? कौन सी चैंपियनशिप है जिसकी तैयारी आप आजकल कर रहे हैं? आजकल आगे जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है वो मंगोलिया में है, एशियन चैंपियनशिप है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और सबसे खुशी की बात ये है, और मुझे जो मेरे स्पॉन्सर थे मोहम्मद असलम बुरहान साहब, उनने इस दफा मुझे स्पॉन्सर किया, और आगे का भी उन्होंने दावा मुझे किया, यार तुम्हारे साथ गवर्नमेंट खड़ी हो या ना हो, अल बुरहान सिटी तुम्हारे साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह, और तुझे आगे से भी ना स्पॉन्सर करेगी। और ये मेरे पास ना खुशी की बात है, जो हमारे भलवाल सरगोदा वालों के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं मेरे लिए, और मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। और हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ गवर्नमेंट ना भी ना खड़ी हो। वैसे हम लोग यही कहते हैं गवर्नमेंट नहीं खड़ी हो रही, तो उनको खड़ा होना चाहिए, हमारे साथ सपोर्ट करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे। और हमारे जो दोस्त बाब हैं, बुरहान साहब हैं, उनकी बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया भी और करने का दावा भी किया हुआ, हम तुम्हें अगली बार भी स्पॉन्सर करेंगे। और जो मैं अभी कर रहा हूँ ना एशियन चैंपियनशिप मंगोलिया के, वो उसलिए उसके बाद कहते हैं आगे जब वर्ल्ड के लिए तैयारी करोगे इंशाल्लाह हम फिर तुझे ना
सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अली, आप अपने दोस्तों का हमारी जानिब से भी शुक्रिया अदा कर दीजिए। एक ऐसे खिलाड़ी को वो सपोर्ट कर रहे हैं जो मेडल्स जीत कर वापस वतन को लौट रहा है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अली जैसे खिलाड़ी हैं, नाम बना रहे हैं और अपने तय कर रहे हैं सब कुछ। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तानियों को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट ना भी हो तब भी ये अपना मकाम बनाना जानते हैं। अली रज़ा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं पाकिस्तान में। चलें अब ब्रेक पर जाने से पहले एक ऐसे अहद की बात करते हैं जो कि तमाम हो गया है। भारत के मारूफ तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जाकिर हुसैन दिल के आज़िम में मुब्तला थे और सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में वो चल बसे। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है और जाकिर हुसैन जो थे वो इंतहाई काबिल तबला नवाज थे। यहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसे फनकार जिनकी पहचान ना सिर्फ उनके अपने ममालिक में होती है बल्कि दुनिया भर में होती है, ऐसे फनकार जाने कहाँ खोते चले जा रहे हैं और उन्हीं में से एक जाकिर हुसैन भी थे। तबला नवाजी के हवाले से पूरी दुनिया में मकबूल थे, ना सिर्फ भारत में। और जाकिर हुसैन साहब के जो मद्दाह थे पाकिस्तान में भी मौजूद थे और उनके जानफानी से कूच करने की वजह से आज दिल अफसुर्दा है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोई भी उनकी जगह को पुर नहीं कर सका आज तक और आगे आने वाले कई दहाइयों तक हमें यही महसूस होता है कि ऐसा कोई शख्स भी मौजूद नहीं है जो तबला नवाजी में अपना ऐसा मकाम बना पाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हिना, आप मिनिमलिस्टिक हैं? नहीं। मिनिमलिस्टिक होते कौन लोग हैं ये तो अभी आपको आगे सेगमेंट के बारे में पता चल ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि कुछ लोग मिनिमलिस्टिक तब होते हैं जब उनको खुद से काम करना पड़े, लेकिन अगर कोई और उनके लिए काम करने वाला मौजूद हो तो फिर वो मिनिमलिस्ट नहीं रहते हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में आज जानते हैं कि मिनिमलिस्ट होते कौन है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में मैं मुस्तनसर हुसैन तार साहब हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने वक्त निकाला। आज आपसे सवाल बेसिकली ये है कि नेटफ्लिक्स पे भी एक डॉक्यूमेंट्री है मिनिमलिस्ट। ऐसे लोग जो बहुत कम पे गुजारा करते हैं, ये अपनी ज़रूरतों को महदूद कर देना। और एक ट्रैवलर जब ट्रैवल करता है यानी तो उसमें वो ये सीखता है, टूरिस्ट नहीं सीखता होगा लेकिन ट्रैवलर सीखता है कि जितना सामान कम होगा उतना सफ़र जो है वो एक तो आसानी से गुजरेगा और दूसरा जो सफ़र का मकसद है या डेस्टिनेशन है या सफ़र इटसेल्फ है उसमें उसकी तवज्जो उन्हीं चीज़ों पे रहेगी, आउटसाइड रहेगी। अदरवाइज़ वो अपने सामान में खोया रहेगा, उसी की तरतीब और उसी को ठीक करता रहेगा। तो जितना सामान कम होगा उतनी सहूलत ज़्यादा होगी सफ़र में। अब ज़िंदगी एक सफ़र है तो इस हवाले से इस ज़िंदगी को भी जो कुछ फ़िलासफ़र्स हैं, कुछ ज़हीन लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इसमें जितना सामान कम होगा तो हम दुनिया ज़्यादा देखेंगे, दुनिया की तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा होगी और जितना सामान कम होगा इतना स्ट्रेस और ज़हनी दबाव भी कम होगा। तो ये पूरा एक मिनिमलिस्ट का एक मूवमेंट भी है। तो आप ये बताइए कि आप इस मूवमेंट के बारे में या इस सोच के बारे में आप क्या समझते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सवाल आपसे इसलिए बनता है क्योंकि आप ट्रैवलर हैं और ट्रैवलिंग में आपने थ्रू आउट जितना भी है ये चीज़ सीखी है। ऑफ कोर्स कि सामान जितना कम होगा तो सफ़र उतना सहूलत होगी सफ़र में। तो ज़िंदगी में भी आपने इस चीज़ को अप्लाई किया? अच्छा, मैं बहुत एडमायर करता हूँ लोगों जो मिनिमलिस्ट का शायद उर्दू तर्जुमा यही होगा कि भाई अपनी ज़रूरियात को बेसिक तक महदूद कर लेना, बल्कि बेसिक से भी आगे। जी बिल्कुल, एसेंशियल जो है जिंदा रहने के लिए। और मुझे इसका एहसास साल में 2 मरतबा होता। एक बार जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती और मैं सर्दियों के जो कुछ मेरे ज़्यादातर शहर के ही हैं, जो भी हैं, चंद एक सूट हैं, जो भी है, कुर्ते शलवार, उनको मैं पैक करवा के स्टोर करता हूँ और गर्मियों के कपड़े आ जाते। दूसरी मरतबा जब सर्दियाँ आ रही हैं, अभी इन्हीं दिनों हुआ, ये जैकेट मैंने आज ही पहनी, तो वो फिर सारे कपड़े नीचे उतरते हैं, इसमें सारा दिन लगता है। एंड आई ऑलवेज थिंक कि क्या इंसान की इतनी ज़्यादा ज़रूरतें, ये जो वार्डरोब भरी पड़ी। अच्छा, उसमें मेरा ख्याल है कि 20% होगा हिस्सा, बाकी बच्चे भी और कुछ चाहने वाले भी या वैसे
इस तरह भी आ जाते हैं, लेकिन आई ऑलवेज फील गिल्टी सही कि भाई इतने कपड़े मैंने करने क्या है। और आजकल में जो भी रवानगी हो जाती है तो जस्ट इमेजिन कि भरे हुए कपड़े एक शख्स के और वो नहीं है, तो इट्स ऑल वेस्ट। यानी असेंशियल क्या है इंसान के लिए, तो मुझे हमेशा इसका एहसास होता है। और मेरी ख्वाहिश यही होती है कि कम से कम हो, लेकिन वो मुझसे नहीं हो रहा। शायद मैं स्पॉइल्ड भी हूँ, हम आसाइशों के आदी हो जाते हैं। अभी आप यही हम बात कर रहे थे कि साइकिलिंग में उनके शायद मसल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मिनिमम पे गुजारा कर लेते हैं, तो बड़े वेल ऑफ लोग होते हैं। वहाँ से ये नहीं है कि भूखे नंगे आते हैं, नॉर्थ में आते हैं, हमारे पाकिस्तान में आते हैं। हमने अपनी ज़रूरतों को खुद बढ़ा लिया है जी, और उसमें 50% इस मुआशरे का भी कसूर है। यानी हमारे एक दोस्त यहाँ कारवां सराय में भी आए थे और उसके बाद 2 फटी हुई, कनाडा में रहते हैं, 2 फटी हुई टी शर्ट हैं, वो पूरी गर्मियाँ वही पहनते हैं। कहते यार ज़रूरत क्या और कुछ, ये है ना। वो जो एटीट्यूड है ना, उसके बारे में मैं नहीं कह रहा, वो मुझ में डेवलप नहीं हो सका। और मैं शर्मिंदा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी कंफर्ट जो है उसका ध्यान रखता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये सूफिया का एक है मर्तबा, मिनिमलिस्ट होना। आप जाके बुल्ले शाह के दरबार में देखें, उनकी ज़ाती अशिया पड़ी हैं, एक साग है, एक लिबादा सा है और छड़ी है शायद। इसी तरह ही आप बिटाई के मज़ार पे देखें, उनकी तो अशिया पड़ी हुई इसी तरह ही। ठीक, सो मच सो के महात्मा गांधी म्यूज़ियम जहाँ पे उनको जलाया गया था, मैं दिल्ली में मैंने देखा, एक शोकेस में उस शख्स की 1-2 धोतियाँ थी और एक लाठी थी और ऐनक थी। तो जितने मतलब के देखे, अपने एदी साहब को ले, एदी साहब से पूछा गया, मैं वहाँ पे मौजूद था, शायद मैं नहीं पूछा, क्योंकि आपने हमेशा देखा कि वो जो कुर्ता पहनते थे और नीचे पजामा और टोपी, उसका कोई आपस में जोड़ नहीं होता था, अजीब से रंग होते थे, तो वो खुला है वो। तो कहने के भी बात ये है कि मैं वारिस जो लाशें, उनको मैं शरई तौर पे एहतरामन दफन भी करता हूँ, तो उनके जो कपड़े उतरते हैं तो वो पहले लोग कहते थे कि इनको जला दिया जाए, तो फिर मैंने कहा क्यों जलाना क्यों है, तो वो जो भी मुझे मुयसर आए मैं पहन लेता हूँ, उनका भी गुजारा हो गया। तो ये जो ऐसा लोग करते हैं, इनमें एक सूफिक एक ठहराव होता है और शायद मुझ में नहीं है, लेकिन ये है। लेकिन अब जो मैं अयाम जवानी में 25 या 25 किलो का तो होगा जो मैं उठाया करता था। अब उसमें मेरी तमाम ज़रूरियात भी होती थी, मतलब उन दिनों इतनी सिलसिला भी नहीं था चीज़ों का मिलने का, टेंट भी था, स्लीपिंग बैग भी था, खाने का भी एक अदर सूट भी वगैरह वगैरह। तो ये भी हुआ एक आध मरतबा कि थोड़ा सा सामान लेके मैं निकला हूँ। तो ये कि भाई ये होता है ना, कम से कम अपनी ज़रूरियात को महफूज करना, इसके लिए बड़ी जिगरे की और बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत होती है, जो मुझ में नहीं है। जिस तरह मैं अक्सर उसमें बहाव में भी तज़किरा है, तज़किरातुल औलिया में मैंने पढ़ा था कि बाहों में जितने कंगन हो, वो जब आप कूटते हैं, धान कूटते हैं, उतना ज़्यादा शोर होता है। आप कंगन उतारते चले जाए, उतना कम शोर होगा, और जब कंगन बिल्कुल नहीं होगी तो कोई शोर नहीं होगा। चुनांचे एक वो स्टेज आती जब आप तमाम कंगन उतारते थे, वो मुझ पे नहीं आ सकी। मकसद जो है वो तो दान कूटना है, और जितना शोर कम होगा, जितने कंगन कम होंगे, तो आपकी तवज्जो जो है वो उसी मकसदियत की तरफ रहेगी। और दुनियादारी में भी बेसिकली यही मामला है। हम जितना ट्रैवल करते हैं नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। वहाँ बहुत सारे सैकड़ों लोग आए होते हैं, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आए होते हैं, जो कि इस सोच, इस फिक्र के लोग होते हैं। और हम देखते हैं कि वो बहुत खुश, वो बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर आप किसी शीशे की किसी बहुत ही आला
तरीन जगह पे, जिसको हम कहते हैं कि आसाइशों की किसी इंतहा पे, पहाड़ी किसी पे, वहाँ पे आप ठहरें तो आपकी सारी तवज्जो जो है वो एक इंतहाई महंगे वो जो कमरा लिया हुआ है उसी की तरफ जानिब रहती है, और उसके अंदर जो सहूलियात जो कि आपके घर में भी मौजूद थी उन्हीं की तरफ रहती है, बाहर की तरफ नहीं रहती। बैक पैकर्स, उनको इतना ही कमरा चाहिए होता है कि 2 बेड हो, साफ़ वाशरूम हो और साफ़ 2 बेड हैं। वो आते हैं, वो आराम करते हैं और उसके बाद सिर्फ वो 8 घंटे के लिए कमरे में आए, आराम किए, बाकी उनकी सारी तवज्जो जो है वो एक्सटर्नल या खारजी होती है और जो बुनियादी जो मकसदियत है उस तरफ होती है। तो तार साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से जो इस हवाले से जवाब दिया। अगले हफ्ते फिर किसी और नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए निकली तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा, थोड़ी सी डर और खौफ की बात करते हैं, जो कि हमें हर छोटी छोटे जो मखलूक है अल्लाह की बनाई हुई, कीड़े मकोड़े, उनसे भी लग जाता है। अक्सर हम घर में छिपकली देखें तो कोसों दूर भाग जाते हैं, चीखते चलाते हैं, और सांप अगर देख लें तो भाई उसका सामना करना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन एक्सप्रेसो में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो जहरीले सांपों और जहरीले जानवरों को इतनी आसानी से पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि वो खुद जंगलों और सुनसान जगहों पर ऐसी खतरनाक चीज़ों को दबोचने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर उन्हीं लम्हात को अपने कैमरे में महफूज करते हैं, अपना कंटेंट इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक काम है जो बगैर किसी कोर्स या ताउन से नहीं किया जा सकता है। और ये काम अब्दुल रहमान कैसे कर रहे हैं और कौन सा कोर्स उन्होंने कर रखा है, कैसे तैयारी से वो जाते हैं इस हंट पर, ये हमने उन्हीं से जानना है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम साहब। जी आई एम गुड, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल रहमान, हम आपको देख रहे हैं और आपकी तस्वीर भी देख रहे हैं, आप ठीक ठाक खैरियत से हैं ना? आपको डर नहीं लगता ऐसे वाइल्ड लाइफ को छेड़छाड़ करते हुए? पर एक्चुअली मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मुझे डर होता है ना, वो लाइल्मी का नाम होता है। हम हर वो चीज से डरते हैं जिसके बारे में इल्म नहीं रखते। और हमने हमेशा दूसरों को, दूसरी कंट्रीज को देखा है वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करते हुए, वाइल्ड लाइफ के बारे में आगाही देते हुए। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो मेरा मकसद यही है कि मैं इंशाल्लाह इस फील्ड से रिलेटेड पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करूं और पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट करूं। बड़ी वैसे डिफरेंट नीच आपने पकड़ी है अब्दुल रहमान, क्योंकि ये वो काम है जो खतरनाक भी बहुत ज़्यादा है और बगैर मतलब आप कोई कोर्स के नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी बाकायदा तैयारी इसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वीडियो में तो सिर्फ वही अच्छे अच्छे लम्हात ही नज़र आ रहे होते हैं जिसमें आपने उसको पकड़ लिया है या फिर आपके साथ पिक्चर्स जो है वो बनवा रहे हैं, लेकिन उसको जो पकड़ने का हंट है, प्रोसेस है पूरा, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। तो क्या आपने इस हवाले से कोई कोर्स किया हुआ है? किस तैयारी के साथ आप जाते हैं? जी, बाय प्रोफेशन आई एम ए सर्वाइवलिस्ट। नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के इंस्ट्रक्टर से मैंने ये कोर्स किया हुआ है। और वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरी जो एक डॉक्यूमेंट्री या एक वीडियो बनती है, उसका मकसद ये मतलब ये होता है कि मैंने जंगलों में वाइल्डनेस में 1 महीने से लेकर 3 महीने तक गुजारे हैं। अच्छा। कोई चीज जिस चीज के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, वो चीज कब निकलती है, कब अपना शिकार पकड़ती है, कब घर वापस आती है, सारी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करने के बाद मेरी रिसर्च कंप्लीट होती है और उसको मैं फिर शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट्री में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये बताइएगा, ये आपकी तस्वीर कौन ले रहा है? ये कौन दलेर आदमी? ये मेरा स्टूडेंट कैमरामैन है। मैं मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ। पार्ट टाइम एरिया में जाके लोगों को ट्रेन भी करता हूँ। पॉजिटिव एक्टिविटी जितनी हो सकती है मैं प्रमोट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ टीम बन के मेरे साथ चलते हैं और हम जाते हैं फिर। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप ये बताएं कि एक तो कब से कर रहे हैं आप ये, और ये शौक आपने कब से पाला है, और आज तक जो जहरीले जानवर आपने पकड़े हैं, कभी किसी से आपको नुकसान भी पहुंचा? ऑलमोस्ट मुझे 13 साल हो गए हैं और मेरे टीममेट को एक वेनमस सांप ने काटा था, जिसका ट्रीटमेंट हमने फिर मतलब कि हमारे एरिया में नहीं था। क्योंकि हम लोगों को प्रमोट एजुकेट करते हैं, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स को भी करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को इतना पता नहीं होता कि अगर सांप काट ले तो और ही इंस्टेंट जो है इलाज ट्रीटमेंट क्या होता है, वही उन्होंने बस सोच रखा है कि कट लगाना होता है और जो बेसिक फर्स्ट एड होती है वो वाली। तो जो हम लोगों के इस हवाले से भी एजुकेट करते हैं कि अगर इस तरह की वेनमस चीज काटे तो इसका इलाज जो है कौन से हॉस्पिटल में मुमकिन है। तो आपने अपने साथ कोई किट रखी होती है जो फर्स्ट एड किट होती है, या फिर आप बिल्कुल अस्पताल का ही रुख करते हैं?
ये फर्स्ट एड किट होती है, लेकिन इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज जो होता है वो सिर्फ हॉस्पिटल होता है। इसके अलावा एंटीवेनम साथ रखने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एंटीवेनम को स्टोर रखने के लिए -डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम कैरी नहीं कर सकते। ओके, अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे बताएं कि सबसे पहली ऐसी खतरनाक क्रिएचर आपने कौन सी पकड़ी थी? मैंने सांपों से शुरू किया था, क्योंकि सांपों से रिलेटेड हमें बहुत सारी गलत अफवाहें पाई जाती हैं, वो गलत कहानियां पाई जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारी, मैंने आज तक तकरीबन 25 से ज्यादा मुख्तलिफ नस्लों के सांपों के ऊपर काम किया है। बहुत सारी 6 से ज्यादा छिपकलियों के ऊपर, 30 से ज्यादा परिंदों के ऊपर और बहुत सारे मुख्तलिफ रोडेंट्स एंड एनिमल्स के ऊपर मैंने काम किया, जो कि तकरीबन सभी जो है वेनमस ही रहती है, जानलेवा होती है। अच्छा, तो ये बताइएगा, छिपकलियाँ तो आम मिल जाती हैं दीवारों पर, घरों की दीवारों पर भी चलती दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो आपको आमतौर पर शहरों में दिखाई नहीं देते, तो उनके लिए आपको दीगर इलाकों में भी सफर करना पड़ता होगा। किन किन इलाकों में आप गए हैं? सर एक्चुअली मेरा ज्यादातर काम वाइल्डनेस में होता है। शहरों में तो हमने नेचर को बहुत तबाह किया है, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई, हमने जंगलों को कट किया है, आपको नेचर मिलती नहीं है। तो स्पीशीज को एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए हमेशा वाइल्डनेस में जाना पड़ता है। हमारे आसपास हमेशा जो हमें कॉमन हाउस की वजह जिससे सभी डरते हैं, छिपकलियां जो पाई जाती हैं, तो उनके ऊपर भी मैंने प्रॉपर तरीके से काम किया है कि उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, क्या वो जहरीली है या क्या नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान और इंडिया में अभी तक कोई ऐसी छिपकली है ही नहीं जो जानलेवा हो। अच्छा, ये भी हमारे इल्म में आपने इजाफा कर दिया, हमें तो हर छिपकली जानलेवा दिखाई देती है। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ आपने देखी बहुत? केसर है, हमारा बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान टोटली अनडिस्कवर है, अनएक्सप्लोर है, जबकि पंजाब के बहुत सारे ऐसे हमारा जो चकवाल के एरिया बहुत सारे हैं, यहाँ पे कलर कहार के रेंज पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ है। हमारे जो इस्लामाबाद में ट्रेल्स है, यहाँ पे एक्चुअली हम अच्छे से काम करते नहीं, हम सिर्फ दिन के वक्त ओपन करते हैं, खोलते हैं, जबकि इसको रात के वक्त ओपन किया जाए, खोला जाए तो रेप्टाइल्स की दुनिया रात के वक्त निकलती है। तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हो सकती है जिनको हम रात के वक्त भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुछ इकदाम वाइल्ड लाइफ वालों की जानिब से किए गए हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या फिर ये अपने से ही सर्वाइवल कर रहे हैं? सर मैं ये अपनी ओर से ही करता हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इतना ज्यादा खर्चा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में भी करता है। तो मैं अपनी टीम के साथ पार्ट टाइम होटल्स पे काम भी करता हूँ, बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जिसको हम कैरी करने के लिए फिर जब हमारे पास एक अच्छी अमाउंट कलेक्ट हो जाती है, तब हम 3 महीने के बाद अपनी एक अच्छी रिसर्च वो स्टार्ट करते हैं। जबरदस्त। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताएं कि महकमा वाइल्ड लाइफ से इसके लिए आपको कोई परमिट वगैरह भी लेना पड़ा है? आपने उनसे इजाजत ली है या कभी उनसे फिर आपको वार्निंग मिली हो इस काम के लिए? एक्चुअली मैं हमेशा पॉजिटिव चीज को जो है पेश करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे ऑफिसर्स का हमेशा साथ रहता है, वो गाइडलाइन में लेता रहता हूँ उनसे, और परमिट लेना पड़ता है जब आप किसी कैप्टिविटी एरिया में जाते हो, जबकि वाइल्डनेस में जब आप जाते हो तो इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। और आपने देखा है सिंध के कई इलाकों में वो सांडे के तेल की बातें करते हैं, और वो देखा है कि आप कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं वाइल्ड लाइफ को, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम? नॉलेज लोगों को इल्म नहीं होता। सांडा हो गया, बहुत सारे सांप हो गए, देखिए बेजा शिकार जो हो गया, माइग्रेटरी बर्ड्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले साल जितनी तादाद माइग्रेटरी बर्ड्स की आई थी वो इतनी ज्यादा नहीं आई। दूसरी कंट्री जो है माइग्रेटरी बर्ड्स मेहमान परिंदों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारी कंट्री में इनका बंदूकों की नालियों के जरिए से इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ हमारे जो अनपढ़ा लिखा है उनको, बल्कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हर तरह के लोगों को, स्टूडेंट्स को, वुमेन्स को, हर तरह के लोगों को एजुकेट करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो अब्दुल रहमान, आप देखते हैं कि जो हमारा महकमा वाइल्ड लाइफ है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो इस तरह की स्पीशीज हैं, जो कुछ बहुत खास ऐसी क्रिएशंस हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है अल्लाह ताला की, और जिस तरह से आप माइग्रेटेड बर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए कोई काम किया जा रहा हो? सिर्फ यहाँ पे ब्लैक बक्स के ऊपर काम किया जा रहा है, काले हिरन जो है, बाकी किसी भी चीज के ऊपर मेरे ख्याल से इतना काम नहीं किया जा रहा। लेकिन हमने तोतों को खत्म कर दिया है, आप देखें पैराकीट्स जो हमारे पास वो नहीं रहे। लेकिन सिर्फ कैप्टिविटी में रखना ही समझ कंजर्वेशन नहीं होती। आप उनको आजाद माहौल में, अभी जब सर्दियां आती हैं, नहरें बंद होती हैं, तो हमारे पाकिस्तान में सॉफ्ट शेल टर्टल है जो कि पाकिस्तान और इंडिया का एंडेमिक है, लेकिन उनका भी शिकार किया जाता है। तो सिर्फ कछुओं, पानी वाली जानदारों से लेके हवा में उड़ने वाले परिंदों तक को जो है उनका ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ख्याल रख रहे हैं जाली में जो रहते हैं, जैसे कि ब्लैक बक्स और जू में, जबकि उनका भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा।
तो इस चीज की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जरूरत है। तो कभी जिस तरह से साइबेरियन हवाएं चलती हैं लगते हैं उससे पहले ही शिकारी हजरात जो अपना काम दिखा चुके होते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स की तादाद पाकिस्तान में बहुत खतरनाक हद तक कम होती जा रही है हर साल। अच्छा, तो अब्दुल रहमान कभी किसी इलाके से कोई मैसेज, कोई कॉल रिसीव हुई हो कि यहाँ पर कोई स्पीशीज जो है ना उन्होंने देखी है या कुछ परिंदे आ रहे हैं, तो अब्दुल रहमान जल्दी से आ जाए आप। जी बिल्कुल ऐसा होता रहता है। मैं तो अपने रेडियस में जो है 100 किलोमीटर के जो रेडियस है मेरा, यहाँ पे हम रेस्क्यू सर्विस देते हैं। कोई सांप वगैरह कोई एनिमल जख्मी मिले हम उसको रेस्क्यू करते हैं और फिर उसका इलाज करने के बाद वाइल्डलाइफ में रिलीज कर देते हैं। मानसहरा, एबटाबाद और अटक इस तरह के एरिया में बलोचिस्तान जीवन के हमें कॉल आती रहती हैं, तो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वहाँ पे उनके थ्रू इसको रेस्क्यू करवा लेते हैं। बिल्कुल जी, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें यही कहेंगे कि एहतियात से काम कीजिए सारा जो आप कर रहे हैं। और आपको देखकर बहुत सारे लोग मुतासिर भी होंगे डेफिनेटली, तो उनके लिए हम ये कहेंगे कि पूरी सेफ्टी के साथ ये काम किया जा रहा है। और अब्दुल रहमान जो है उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है, उस वजह से ये अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप एक्सपीरियंस है जो अपना खतरनाक सफ़र है उसके हवाले से हमें बताया। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में अब बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। सिर्फ 65 दिन बाकी रह गए हैं, ताहाल शेड्यूल जारी नहीं हो सका है और कहा ही जा रहा है कि जल्द ऐलान मुतवक्के है। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम मामलात पर इत्तफाक भी हो गया है। ना करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी हाँ कर दी है। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान फ्यूजन फार्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए हैं और पीसीबी और बीसीसीआई के साथ आईसीसी ऑफिशियल्स भी मुजवजा मुसवदे पर जल्द दस्तखत कर देंगे। भारतीय टीम के मैचेस दुबई में होंगे। रिवायती पाक भारत टाकरे की मेजबानी भी दुबई ही करेगा। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल या फाइनल में क्वालिफाई करती है तो फिर ये मैचेस भी दुबई में ही खेले जाएंगे। भारतीय टीम के सेमीफाइनल और फाइनल में रसाई ना पाने पर इन मैचेस की मेजबानी रावलपिंडी और लाहौर में की जाएगी। टीमों के आमदरफ समेत दूसरे तमाम लॉजिस्टिक मामलात पर भी बातचीत को हतमी शक्ल दे दी गई है। जी और पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी और कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। तो पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा और मैच जो है वो 19 और तीसरा 22 दिसंबर को खेला जाएगा। इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। मैं तो आप लोग मिठाइयाँ मंगवा लें, बस हो सकता है आज ही चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो जाए। इतने पुरुमीद हम रहे, क्योंकि हर बार हम सोचते यही है कि आज डिसाइड हो जाएगा। हर मीटिंग को कहा जाता है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज डिसाइड हो जाएगा, और होता उस दिन कुछ नहीं है। अभी 65 दिन रह गए हैं बाकी। आपको क्या लग रहा है कि इतनी डिले के बाद आज फाइनली हो जाना है शेड्यूल का ऐलान? जी बिल्कुल, आज की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि आज शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सारे जो अमूर थे उन पर इत्तेफाक हो चुका है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फॉर्मूला था, जिसके तहत मैचेस आइंदा 3 साल तक जो भी आईसीसी इवेंट के मैचेस हैं, दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क नहीं जाएंगी और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगी, मोस्ट प्रोबेबली दुबई। तो पहले इंडिया में थोड़ा दिक्कत दिखाए, लेकिन अब तकरीबन मान गया है और अब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने शायद वो आज ही हो जाए। और अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में है, क्योंकि अब आईसीसी को शेड्यूल जारी करना है। पीसीबी कहता है कि हमारा काम खत्म हो चुका है, और उधर जो इंडियन मीडिया से खबरें आई हैं वो भी यही है कि बीसीसीआई का भी काम खत्म हो चुका है। अब आईसीसी को सारा करना है शेड्यूल का ऐलान और बाकी सारी चीजों का। अच्छा, पीसीबी सिविल बात कर रहा है। जी, चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के लिए पाकिस्तान यूएई के साथ श्रीलंका पर भी गौर करने लगा है। इस पर कुछ तफसीलात आई? जी बिल्कुल, देखिए होता ये है कि जब मार्केट में कोई एक ही हो और आपको कोई काम करना हो तो फिर जरा थोड़ा सा ना कंपटीशन नहीं होता, तो फिर जो आपके शराइत हैं वो उस पर पूरा नहीं होता, दूसरा फिर फायदा भी उठा लेता है। तो शायद इसीलिए पीसीबी ने श्रीलंका से राब्ता किया है, सिर्फ यूएई को ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हैं, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। तो जरा आप लोग भी ख्याल रखिएगा, जो वहां पर गेट मनी है, ग्राउंड में जो मैच के टिकट फरोख्त होते हैं उसका कितना शेयर होगा और बाकी सारा कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है होना यही है यूएई में ही होने, लेकिन पीसीबी ने श्रीलंका को सिर्फ इसलिए एंगेज किया है कि यूएई को एक मैसेज चले जाए कि जी आप लोग के साथ हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन। ये एक्सक्लूसिवली आप ही की खबर थी, इसीलिए हम आपसे इसकी तफसीलात जान रहे थे। अच्छा सलीम खालिक साहब, ये बताएं कि इस बार पीसीबी आईसीसी से पेपर्स पर फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी लेगा या फिर ज़बानी जमा खर्च पर ही इन्हिसार रहेगा? नहीं, पेपर पे, और कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बाकायदा एक, जिस पर
पीसीबी के एक आला शख्सियत से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे तस्दीक की कि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिस पर साइन होंगे, और उसके बाद फिर आईसीसी के ऊपर भी एक प्रेशर आ जाएगा कि जी इंडिया ने अगर जिस तरह पहले किया था नजम सेठी साहब के साथ के बिग 3 पर बहुत ज्यादा हिमायत ली, और उसके बाद फिर एक अपने लेटर हेड पे बीसीसीआई के लिख के दे दिया कि इतनी सीरीज खेलेंगे और कोई सीरीज नहीं खेली, तो वो जो चीज है उससे बचने के लिए पीसीबी ने इस बार इन्वॉल्व किया आईसीसी को भी, और अब एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस पर दस्तखत किए जाएंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी। राइट, ठीक है। तो ये बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया, पहले भी उन्होंने बीसीसीआई ने ऐसा किया था कि रिटन एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया था, इस वक्त भी वो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आईसीसी की क़यादत भी उन्हीं के पास है, तो मेरा ख्याल है शायद आईसीसी की क़यादत के दौरान वो ऐसा कुछ ना करें और अपने ही मुआहदों की पासदारी जरूर करें। देखिए, एक इंडिया का एडवांटेज ये है कि जो अगला इवेंट इंडिया में होना है 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया के साथ को होस्ट है श्रीलंका। तो इंडिया को पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में रखना बहुत आसान है, वो वहीं रख देगा और कह देगा देखो जी हमने मान लिया, तो उसको फिर ये पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो कहेगा हमने तो वही को होस्ट था तो हमने ऐसा कर लिया। लेकिन आगे जो इवेंट होंगे उस वक्त देखा जाएगा कि कितना इंडिया मानता है, लेकिन जो एक तारीखी चीज रही है वो यही रही है कि इंडिया इतना मानता नहीं है इन बातों को, बाद में यही कहता है कि यही बात है सलीम खालिद साहब, इसकी श्योरिटी फिर कौन देगा, गारंटी कौन देगा? बिग 3 पे भी हमने यही कहा था और बड़ा मार्का हमने मार लिया, हमने यही कहा था कि जनाब हमने बड़ा वो साइन कर लिया एग्रीमेंट, तो अब इंडिया तो अपनी किसी कही हुई बात पर भी और लिखी हुई बात पर तो रहता नहीं है, ऐसी गारंटी कौन देगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही है, इसीलिए पीसीबी ने इस बार आईसीसी को इन्वॉल्व किया है, तो आईसीसी मेरे ख्याल जामिन है इस मुआहदे का, और आईसीसी को भी फिर आगे देखना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि जय शाह अब आईसीसी पे आ गए, तो वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि जी अब ऐसा ऐसा मुआहदा मैंने किया है, तो अब मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोग माने। और उनके पिताजी जो है आपको पता ही है अमित शाह इंडियन गवर्नमेंट के बड़े अहम है, तो हो सकता है कि शायद मुआहदा चल जाए, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। जैसे मैंने बताया कि 2026 तक तो मामला आगे चल जाएगा, उसके बाद फिर देखना होगा कि क्या होता है। राइट, तो सलीम साहब अब T20 का जिक्र कर लेते हैं। ग्रीन शर्ट्स को शिकस्तों का मुसलसल सामना है और रवां साल हम किसी भी बड़े हरीफ को हराने को तरस रहे हैं इस वक्त, तो हम तो रवाना के हम पल्ला हो गए हैं। वर्ल्ड कप में हमारी नाकामियां आपके सामने ही हैं और यूं लगता है कि आइंदा T20 वर्ल्ड कप में भी रसाई में सवालिया निशान बन जाएगा। नहीं, अगले वाले में तो रसाई हासिल कर चुके हैं हम, उसके आगे का अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रही तो बराह रास्त रसाई में इशू हो सकता है, क्योंकि टॉप 7 टीम्स और प्लस होस्ट तो आ जाते हैं वैसे ही। लेकिन देखिए, रवांडा की तरह पाकिस्तान बिल्कुल आज हमने स्टोरी भी लगाई है, 16 T20 हारा है और रवांडा भी 16 T20 हारे, तो बहुत ही अफसोसनाक एक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है कि ऐसा वक्त आ गया कि रवांडा के साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, और इस टीम को T20 में अपनी परफॉर्मेंस बड़ी तेजी से ऊपर लानी पड़ेगी, क्योंकि एक जमाना था आपको याद होगा T20 में वर्ल्ड कप की वजह से T20 फाइनल भी जीता, बेहतरीन फॉर्मेट है ना, अब उसमें अगर आप पीछे हैं तो फिर आप क्रिकेट में पीछे हैं। एग्जैक्टली, तो इसमें हंगामी इक़दाम करने होंगे। पीसीबी के सरबराह मोहसिन नकवी अभी बिजी रहे चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन बड़े अच्छी तरह उन्होंने हैंडल किया इस मामले को, तो होपफुली वो अब आगे टीम की प्रोसेस को खास तौर पे T20 पे देखेंगे कि भाई ये इसको सही करना है और हंगामी बुनियादों पे सही करना है। जैसे आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड कप में अमेरिका तक से हम लोग हार गए थे और हर छोटी टीम हमें अब हरा रही है। 7th में हम रैंकिंग में आ चुके हैं, 16 मैच सबसे ज्यादा रवांडा के बराबर हमने 2024 में हारे, तो ये बहुत ही बिग अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको जल्द से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और सलीम खालिद साहब क्या कमेंट करेंगे वनडे सीरीज जो जनूबी अफ्रीका के साथ हमारी शुरू हो रही है कल से, कैसे देखते हैं और क्या स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में होनी चाहिए टीम की? ठीक है, वनडे सीरीज में इत्तेफाक से पाकिस्तान की वनडे में परफॉर्मेंस अच्छी है और वनडे में पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था और एक स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान की, क्योंकि जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं उनका स्टाइल जो है वो जरा टाइम लेकर खेलने वाला है। 2020 में तो मसले हो जाते हैं, लेकिन वनडे में चल जाता है, 50 ओवर का मैच होता है, तो वनडे का एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास यूनिट है, तो होपफुली यहाँ भी पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन वही बात जो हमेशा मैं कहता हूँ कि जरा तगड़ा होकर खेलना पड़ेगा और जरा एक बेखौफी वाली क्रिकेट दिखानी होगी। अगर आप डर कर खेलेंगे तो फिर मसाइल का सामना जी, तो आप पहले भी उनको रेकमेंड कर रहे थे और जब उन्होंने खुलकर खेला तो सीरीज भी जीती थी। लेकिन आप ये फॉर्मेट्स के बारे में बताइए, फॉर्मेट्स मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के मुख्तलिफ खिलाड़ी होते हैं। हम अपने टेस्ट और वनडे सीरीज तो जीतते आ रहे हैं, लेकिन T20 में जो मसले मसाइल हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? और फ़खर जमान इस बार वनडे में भी नहीं है, T20 के तो खिलाड़ी हैं ही वो, तो आप क्या समझते हैं ऐसे खिलाड़ियों को बाहर बैठाना, कुछ दीगर को जो है मौका देना,
इसी से क्या हमारी जो T20 जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर हो रही है? 100% आपने बिल्कुल ठीक बात की। फखर जमान को बिल्कुल यहाँ होना चाहिए था। एग्रेसिव प्लेयर है, जैसे साइम अब आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में वापस आ रहे हैं, अपनी नजर आ रहा है कि उनमें है दम। तो इस तरह अगर फखर भी उनके साथ खेले तो एक अच्छा पाकिस्तान को आगाज मिल सकता है। देखिए T20 में एक बड़ा मसला पाकिस्तान का ये भी है कि हमारे जो मेन प्लेयर है उन्होंने सेल्फिश क्रिकेट खेली, उन्होंने इस पावर प्ले को जाया करते रहे। अभी भी आपने देखा होगा रिजवान किस तरह खेलते थे पहले मैच में, तो ये चीज जो हमें ले डूबी और फिर एक हमारी टीम बन नहीं सकी, नए लड़कों को आना नहीं दिया। अब जो है इसका नुकसान सामने आ रहा है, तो एक बड़े ही बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे सेलेक्टर्स को, टैलेंट तैयार करना पड़ेगा, पावर हिटर ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद जाके कहीं जाके बेहतर हो सकती है टीम की। लेकिन लकीली अगला जो आईसीसी इवेंट है वो है चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे फॉर्मेट में ही होना है। वनडे में हमारी टीम अच्छी जा रही है और होम ग्राउंड पर होना है, तो एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने का। बिल्कुल है, और ऐसा मौका जो है वो हाथ से गंवाना नहीं चाहिए हमें। लेकिन हमारी टीम वैसे अनप्रेडिक्टेबल ही है सलीम खालिद साहब, कुछ भी कभी भी कुछ भी कर देते हैं, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ये भी कह दें। बिल्कुल, ये तो है, आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसा ही है, लेकिन ये भी याद रखें कि इसी अनप्रेडिक्टेबल टीम ने आखिरी जो चैंपियंस ट्रॉफी लंदन में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी और लंदन में वो टाइटल जीता था। मैं अभी भी वो लम्हे फरामोश नहीं कर सकता, मैं वहीं मौजूद था। बाद में जो सेलिब्रेशन हुई थी ग्राउंड के बाहर, क्या माहौल था, मेरी जिंदगी के वो क्रिकेटिंग सबसे अच्छे लम्हात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी, सबको भी मौका मिले कि लाहौर में फाइनल हो, पाकिस्तान टीम खेले और ट्रॉफी उठाए और जबरदस्त एक मनाजिर देखने को मिले। तो उम्मीद रखें होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, कल से जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें किसी खास खिलाड़ी से कोई तवक्को है आपकी? देखिए, बाबर ने जो हमारा आखिरी हुआ था T20, उसमें उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आई थी। शुरू में आती 2 चौके उन्होंने लगाए थे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलते वो नजर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि होपफुली इस सीरीज में इंशाल्लाह हमें बाबर की तरफ से बड़ी इनिंग्स देखने को मिल सकती है कोई। चलें जी, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रखती है बॉयज की। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू क्रिकेट के ऊपर और कल के मैच के बारे से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये भी हमने डिस्कस किया। भी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जरा मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर जो है जारी है, कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बर्फबारी है। बलूचिस्तान की तरफ से चलने वाली यखबस्ता हवाओं ने कराची में मौसम को मजीद सर्द कर दिया है। शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 जबकि कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की जा रही है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी और मतला जज़वी अब्र आलूद रहेगा। ये सारी सिचुएशन है मौसम की और इस पर हमने भी बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन साहब। बहुत शुक्रिया जवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइएगा, ठंड से आप भी जूझ रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। और बिल्कुल ठंड आपको पता है कि आते ही जो है वो उसके साथ नज़ला, खांसी, ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। अच्छा जवाद साहब, ये बताइएगा कि आमतौर पर पिछले सालों में हमने उतनी सर्दी नहीं देखी जितनी पड़ती थी, क्या इस साल भी ऐसा ही होने वाला है? ये सर्दी जो है आ चुकी है और इससे ज्यादा होने की तवक्को नहीं है या फिर इससे भी बढ़ेगी? नहीं, देखिए, इस साल जो सर्दी का जो मौसम है वो प्रिडिक्टेड था कि जो इस वक्त ग्लोबल पैटर्न्स चल रहे हैं तो कुछ जो है वो इस साल थोड़ा सा हार्श विंटर रहेगा। हार्श इन सेंस ये कि सर्दी की शिद्दत ज्यादा होगी, फॉग की जो सिचुएशन है वो भी ज्यादा होगी, एयर क्वालिटी के मसले मसाइल आपको पता है कि पिछले कई महीनों से हमारे यहाँ चल रहे हैं। लेकिन इसकी बुनियादी वजह ये है कि इस साल जो सर्दी की जो बारिशें हैं ओवरऑल पूरे मुल्क में, खुसूसी तौर पर दिसंबर के महीने में, वो मामूल से काफी हद तक कम देखी जाएंगी। नॉर्दर्न एरियाज में रहेगी, लेकिन बाकी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में जो है ये जो अमूमन हुआ करती हैं वो उससे इस साल जो है वो थोड़ी सी कम रहेंगी। सही है। रही बात सर्दी की शिद्दत की, जी आप बताइए। सर्दी की जो शिद्दत है वो अभी मौसम जो है वो शुरू हुआ है। स्पेशली सिंध में तो आपको पता है कि हफ्ता 10 दिन पहले तक जो है वो ऐसे जितनी ज्यादा सर्दी नहीं थी। लेकिन अब आने वाले हफ्तों में और स्पेशली जनवरी के महीने में जो है वो और दिसंबर के ये जो अब 2 हफ्ते रह गए हैं, यहाँ पर जो है वो सर्दी की शिद्दत आने वाले हफ्ते में, इनफैक्ट नेक्स्ट वीकेंड में मजीद बढ़ेगी। ये बताइएगा कराची में मजीद कितना गिरेगा? 9 तक तो बताया जा रहा है, 10 और 9 तक तो बताया जा रहा है, अभी से रिपोर्ट हो रहा है, तो मजीद भी गिरने की तवक्को है? जी बिल्कुल, नेक्स्ट वीकेंड तक जो है वो एक और काफी शदीद कोल्ड वेव का एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट वीकेंड या बाय नेक्स्ट मंडे। तो उसमें जो है फिर शहर कराची में उम्मीद है कि तकरीबन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो नॉर्दर्न थोड़े से इलाके हैं, खुले इलाके हैं,
5 से 8 डिग्री तक ड्रॉप हो सकता है, और दीगर इलाकों में भी जो है ये 8 से 9 डिग्री तक मजीद ड्रॉप हो सकता है। चलें जी, पिछले हफ्ते तक तो कराची में पंखे चल रहे थे, ऐसा मौसम था, लेकिन आगे अब जो सर्दी जो है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि जो 24 घंटों के दौरान जो हवाएं चल रही हैं वो उसकी वजह से मौसम तब्दील हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि इस बार आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि बारिशें मामूल से कम होंगी जो सर्दियों की, यानी इस बार भी ड्राई दिसंबर हम देखेंगे या फिर दिसंबर के एंड में कुछ एक्सपेक्ट की जा रही है रेन जो है? देखिए, दिसंबर के एंड तक जो है वो वक्तन फवक्तन 1 से 2 सिस्टम तो है, लेकिन ये ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज को, पहाड़ी इलाकों को, कुछ बलोचिस्तान के एरिया को और कुछ पंजाब के एरिया को इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। ओवरऑल जो है वो कराची समेत सिंध तो काफी हद तक ड्राई ही रहेगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जनवरी से जो है वो काफी हद तक दोबारा पैटर्न शिफ्ट होंगे, तो फिर इंशाल्लाह अच्छी बारिशें होंगी अक्रॉस पाकिस्तान। राइट, तो ये जो एल नीनो और ला नीना के जो दो फिनोमिनास हैं, जिसे बताया जा रहा था कि इस वक्त चल रहे हैं, कब तक इनकी खत्म होने की तवक्को है और कब ये जो मौसम है मामूल पर आने की तवक्को है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो है वो लानीनिया पैटर्न चल रहा है और कमजोर शिद्दत में है। लानीनिया में अमूमन यही होता है कि हमारे पास मॉनसून की जो बारिशें होती हैं वो ज्यादा होती हैं, और इसके जो ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं वो सर्दी की बारिशों में होती हैं, वो कम हो जाती है। यही हम देख रहे हैं इस वक्त। जनवरी से जो है वो लानीनिया जो है वो एक बार फिर शिफ्ट होना शुरू होगा, न्यूट्रल कंडीशंस की तरफ चीजें जाना शुरू होंगी, तो फिर ये बारिशें जो है ये बढ़ेंगी, और ना सिर्फ जनवरी बल्कि फेब और मार्च तक भी जो है ये बारिशों का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, जवाब साहब, ये कहा यही जा रहा है कि लेट तो स्टार्ट होंगे विंटर्स, लेकिन इनका दौरानिया इस बार तवील होगा, तो कितनी देर तक सर्दी रहनी है पाकिस्तान में? देखिए, दौरानिया में एसएच तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन जो है वो मामूल से थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाए। हमारे यहाँ तो आपको पता है कराची में जो है ठंडा होगा इस बार का काफी। रमजान ओवरऑल काफी हद तक प्लेजेंट होगा, क्योंकि रमजान जो है वो मार्च में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो काफी हद तक प्लेजेंट मौसम होगा। पंजाब में अपर एरियाज में तो ठंडा रहता है, लेकिन जो हमारे सदर्न एरियाज हैं सिंध के और जो हमारे साहिली इलाके हैं, यहाँ पर ऐसे गर्मी भी नहीं होगी, ठंड भी नहीं होगी, काफी हद तक इंशाल्लाह प्लेजेंट मौसम रहेगा। बिल्कुल, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि लाहौर में जो है तकरीबन बता दें कि लाहौर में क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं कराची से यहाँ पर आया हूँ और कराची से आने के बाद मुझे लाहौर की सर्दी बहुत लग रही है। अमूमन ये पहले रहने जब रहा करते थे तब तो कस्टम थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गई। तो लाहौर में क्या सिचुएशन रहेगी ये बता दीजिए। लाहौर में भी देखें आने वाले दिनों में मजीद सर्दी बढ़ेगी। वहां पर अभी भी जो है वो रोजाना रात में जो है वो सिंगल डिजिट हो जाता है, 5, 6, 7, 8 डिग्री ऐसे चल रहा है। और नेक्स्ट वीकेंड के जिस तरह मैंने बताया कि कोल्ड वेव एक्सपेक्टेड है, वो मुल्क के अक्सर इलाकों के एक्सपेक्ट करेगी, तो लाहौर में मजीद जो है वो 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप होंगे, यानी कि आने वाले हफ्तों में सख्त सर्दी देखने में आएगी। आप चलें जी, देखते हैं कि आगे सर्दी की शिद्दत कितनी बढ़नी है। बहुत शुक्रिया, जवाद मेमन साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल पर हम डिस्कशन कर रहे थे। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।